is adopted. Now a special mentions. Sri Amar Pal Maur. Demand for formation of a small scale industries and food processing industries board committee at पंचायत level. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस विषय पर बोलने के लिए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से पंचायतों को लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण सहित विषय में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बावजूद आज भी पंचायत स्तर पर ना तो कोई समर्पित खाद्य प्रसंस्करण कमेटी है, ना ही ऐसी संरचना जो योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से कर सके। वर्तमान में लगभग 98% खाद्य प्रसंस्करणकर्ता अपंजीकृत हैं, जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। असंगठित आपूर्ति श्रृंखला और बिचौलियों के वर्चस्व के कारण उत्पादक को वास्तविक लाभ नहीं मिलता। मेरा विनम्र सुझाव है कि पंचायत स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण कमेटी या लघु उद्योग बोर्ड गठित किया जाए। यह कमेटी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसी योजनाओं को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार क्रियान्वित करे। यह स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पाद संगठन एफपीओ और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, ऋण मार्गदर्शन और उत्पाद को बेचने की प्रक्रिया में सहायता दें। डाक विभाग और सहकारिता तंत्र के समन्वय से ग्रामीण उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचा जा सकता है। डाक विभाग का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क 1.5 लाख से अधिक डाकघर, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसका उपयोग ग्रामीण हस्तशिल्प खाद्य उत्पादों, जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने हेतु किया जा सकता है। हमारे गांव में कभी सनई की रस्सी, कुल्हड़, बांस के खिलौने, मिट्टी की मूर्तियां और लोक शिल्प के केंद्र थे। आज आवश्यकता है कि हम स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दें और ग्रामीण युवाओं को वही सशक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। अतः मेरी मांग है कि पंचायत स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण कमेटी या लघु उद्योग बोर्ड को गठित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती दर्शना सिंह जी, डिमांड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे स्पेशल मेंशन में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत आभार। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने गृह जनपद चंदौली में फूड प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना से जुड़े विषय पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। महोदय, चंदौली जिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रहा है और यह नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। यहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है और इसे पूर्वांचल का धान का कटोरा कहा जाता है। महोदय, यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु और किसानों की मेहनत ने आज चंदौली को बहुफसली कृषि और बागवानी में भी अग्रणी बनाया है। यहाँ आज के समय में हरी मिर्च, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट आदि जैसी फसलें बड़ी मात्रा में उत्पादित हो रही हैं, जिससे स्थानीय रोजगार और निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। महोदय, इस इकाई के स्थापित होने से न केवल किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को भी इसका लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चंदौली की सुगम भौगोलिक स्थिति, रेल और सड़क नेटवर्क इसे एक आदर्श केंद्र बनाती है, जिससे उत्पादों का परिवहन देश भर में आसान होगा। अतः मैं इस सदन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि चंदौली में खाद्य प्रसंस्करण इकाई यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाए,
जिससे चंदौली के साथ साथ पूर्वांचल की कृषि अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सके और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की आय बढ़ाने का जो लक्ष्य है वह और अधिक प्रभावी व सशक्त रूप से पूर्ण हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर अनिल सुखदेव राय बोंडे। Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, my subject is demand to adopt research-linked incentive for medtech innovation. Sir, there is urgent need to support medical technology innovation through the structured policy, such as research-linked incentive. As a medical professional, I believe India stands at a defining mode in a healthcare transformation. Demographic shifts, digital acceleration, and increasing demand for affordable and high-quality medical technology requires decisive policy intervention. While the production-linked incentive scheme has supported manufacturing, India still imports over 70% of high-end medical technology. Significant gap persists in design-led R&D, clinical validation, IP monetization, and global competitiveness. National policy and on research and development and innovation in pharma medtech 2023, which is taken by the Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi, is a positive step, but still targeted support is needed to realize its vision truly. Research-linked incentive provides structure incentive throughout the innovation life cycle from prototyping to regulatory approval. A three-tiered framework aligned with the technology readiness levels can provide milestone-based grants, co-funded clinical trials in India, and tax benefits on patent royalties. This complement national initiatives such as promotion of research and innovation in pharma medtech sector scheme and the Anusandhan National Research Foundation. Successful R&D linked incentive model already exists in our India by this government in sectors like semiconductors, EVs, and pharmaceuticals. Globally, countries like US and Singapore have demonstrated the success of similar framework. With India's medtech sector projected to grow from $12 billion in 2023 to $50 billion by 2030. So I urge the government and Honorable Health Minister J.P. Nadda ji to adopt the research-linked incentive and to ensure the long-term support for the medtech innovation, making the innovate in India a practical reality, and to increase the medtech sector up to the $50 billion by 2030. Thank you. Dhanyavad. Thank you. माननीय श्री P. Venkat Satyanarayan, demand to boost domestic consumption of aquaculture products. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on the special intention with regarding to the domestic consumption of aquaculture products. I draw the attention of the government to the urgent need to support the aquaculture and pisciculture, which is vital for our journey towards Vikasit Bharat. As we strive for Atmanirbhar Bharat, we must apply the mantra for vocal to protect our prawn and fish farmers. India is a global leader in this sector, exporting nearly 75% of its produce international market. It is a matter of pride that Andhra Pradesh alone contributes nearly 70% of these exports. However, this sector is currently facing severe crisis due to the violation of international market, especially imposition of anti-dumping duties and tariffs by United States of America. This has been severely impacted the livelihood of our farmers. To counter this, we must vibrate and boost the domestic consumption within the nation. Prawn and fish farmers, which are rich in protein, essentially good for health. Therefore, I urge the government to introduce a policy to include these nutrient-rich products in the dietary supplements of within the defense sector, including the armed force, CRPF, CASF, etc., as well as in canteens of public sector undertaking. Furthermore, to combat the malnutrition and ensure a healthy future generation, I request the government to include the fish products in the
midday meal schemes, Anganwadis, and SC/ST, OBC residential schools run by the state and central governments. This initiative will cut out the reliance on the fruit of heavy exports, solve the market crisis for Andhra farmers, and provide high-quality nutrition to our soldiers and children. I urge the government to look into it. Thank you, sir. Thank you. Dr. Kannimoji NVN Somu, not present. Sri Kesri Dev Singh Jhala, need for mandatory registration of electronic and industrial scrap and recycling units to prevent theft. Thank you for allowing me to speak again, sir, today. So my subject is the need for the mandatory registration of electronic and industrial scrap units and the recycling units to prevent theft. So I bring to the attention of the government a matter of growing concern, which is the rampant theft and illegal trade of electronic and industrial scrap. This possesses a serious risk not only to national security, but also to the environmental safety and economic integrity. So despite the existence of e-waste management rules and extended producer responsibility frameworks under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, many scrap and recycling units continue to operate without proper registration or oversight. This has led to the theft of valuable industrial components and infrastructure, unregulated handling of hazardous materials, the loss of recyclable resources to the informal sector, and the increased risk of data breaches from improperly discarded electronics. So the e-waste management rules 2022, which have been effective from the 1st of April 2023, mandate registration of recyclers and refurbishers on the CPCB portal. However, enforcement remains weak and many units operate outside the formal system. I urge the government through you, sir, to make registration of all electronic and industrial scrap units mandatory under a centralized digital portal, link the registration with GST and PAN, and to have geotagged facility verification, to also conduct regular audits and inspections to prevent illegal operations, and to launch awareness campaigns to encourage compliance and responsible recycling. So these steps will not only curb the theft and illegal trade, but also strengthen India's circular economy and environmental governance. Thank you. Dhanyawad. Shri Raghav Chadha. Thank you, sir, for permitting my intervention under special mentions on a matter of urgent public importance. My subject today is concern over silent exploitation of the common man by health insurance companies and private hospitals. सर, आज मैं उस समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे देश का आम इंसान परेशान है। इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के बीच एक नेक्सस की वजह से आम आदमी का खतरनाक तरीके से साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक आम आदमी सर हर साल अपने खून पसीने की कमाई से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है और उसे भरोसा होता है कि कोई मुसीबत आने पर इंश्योरेंस कंपनी उसकी सहायता करेगी। लेकिन जब आदमी बीमार होता है या कोई दुर्घटना हो जाती है या जब अस्पताल की जरूरत होती है, तब इस नेक्सस का घिनौना खेल शुरू होता है। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, कहीं पॉलिसी एक्सक्लूजन कह के क्लेम ही ठुकरा दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। आम आदमी मजबूर होकर मोटे ब्याज पर कर्ज लेता है, पत्नी के गहने बेचकर, बुजुर्गों की निशानी खेत या घर बेचकर अपना इलाज करवाता है। और कई बार तो सर इलाज रुक जाने की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं है सर, यह इस देश के ईमानदार, मेहनतकश और मजबूर लोगों के साथ दिन दहाड़े विश्वासघात है, एक्सप्लॉयटेशन है। यह दुर्भाग्य है कि यहां सारी ताकत इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास है और आम आदमी बेबस है, बेसहारा है। इसीलिए मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एक समय सीमा के भीतर इंश्योरेंस क्लेम्स की व्यवस्था बने, कैशलेस सेटलमेंट लागू करवाई जाए और इस देश के हर नागरिक को पूरे सम्मान के साथ इलाज मिलने की गारंटी दी जाए। हेल्थ इंश्योरेंस को हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का खेल नहीं सर, बल्कि वास्तविकता में इसे एक गारंटी के रूप में लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस शुड नॉट बी अ गैम्बल, इट मस्ट बी अ गारंटी।
सरकार इस पर ध्यान दे और उचित कार्रवाई करे। शुक्रिया। नेक्स्ट, डॉक्टर कनिमोजी NPN Somo. Thank you, sir. Today, I rise today to demand the reconsideration of the metro rail projects for Coimbatore and Madurai. Coimbatore, the Manchester of South India, drives India's textile and manufacturing sectors, generating employment and exports. Madurai, renowned worldwide for its temple architecture and cultural heritage, attracts millions of tourists annually. These cities are not just regional centers, they are engines of economic growth, cultural pride, and national contribution. Tamil Nadu's progress today is the result of decades of thoughtful leadership and persistent effort. From the pioneers of today's Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, all have focused on building critical public infrastructure such as roads, ports, airports, industrial corridors, and urban transit, not for accolades, but to make life easier, safer, and full of opportunities for ordinary citizens. Therefore, I urge the central government to reconsider the matter and reorganize and recognize the aspirations of people of Tamil Nadu. Let Coimbatore continue to thrive as an industrial powerhouse and Madurai shine as a global cultural beacon. Thank you, sir. धन्यवाद। डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Thank you very much, sir. Sir, in an effort to address regional disparities in the accessibility and affordability of advanced tertiary healthcare services across the nation, government has been establishing new All India Institute of Medical Sciences in various states under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana initiative. A total of 22 AIMs have been announced so far under PMSSY in various states. Sir, Kerala is perhaps the only major state that does not have an All India Institute of Medical Science. The demand to set up an AIMS in Kerala dates back over a decade. Despite Kerala's remarkable achievements in healthcare, it lacks union government-funded institution of national importance for tertiary healthcare and research. Kerala identified Kinalur in Kozhikode district as the proposed site for AIMS, which is having all required facilities to cater to the requirements of establishment of a All India Institute of Medical Science, and formally communicated the same to Center requesting sanction. Therefore, I passionately urge upon the government to expeditiously grant approval for the establishment of AIMS at Kinalu in Kozhikode district in Kerala. My friend Agarwalji joined me in support of my cause here. Thank you, sir. बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, डॉक्टर V. Sivadasan. Respected Chair, thank you for giving me the opportunity for raising this special mention. My subject need to explain Gadi from GST. The GST regime was brought into force on 1st July 2017. As per the notification issued by the Government of India on 26 September 17, items such as Gadi yarn, amber chaka, Gadi cap, national flag and similar products sold through Khadi Village Industries Commission or Khadi Village Industries Commission certified institutions were placed under the 0% tax slab. These items were classified under HSN codes 50 to 55 and were thus exempted from GST. However, it must be noted that no retrospective effect was provided. Consequently, all Khadi products sold between 1st July 2017 and 25 September 17 were made taxable, creating an unexpected burden on Khadi institutions. It is further submitted that products such as Khadi ready-mades, bedsheets, pillow covers, and similar articles continue to be taxed at 5% for items priced below 1,000 and 12% for items priced above 1,000 rupees. Since Khadi is produced entirely by hand, its production cost remains inherently high. When GST is applied,
the final price of these products is further increased. The reduced affordability and declining sales are leading to unemployment among artisans, potentially threatening through survival of Khadi sector itself. Khadi is the symbol of the great national movement. Khadi is the symbol of the self-reliance of the nation. Therefore, it is urged from the government that full GST exemption or an uninterrupted ITC flow for Khadi institutions be considered so that the sector may be protected and sustained. The exemption for Khadi from GST is my humble request to the government. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद. Next, Sri Subhashis Khuntia, BJD. Jai Jagannath. Thank you, Vice Chairman sir, for giving me the opportunity to draw the attention of the government to the critical delay in the implementation of the gas pipeline connection project by GAIL in the key cities of Puri, Bhubaneswar and Cuttack in Odisha. Sir, pipeline gas is very crucial for Odisha as it provides clean, affordable and cost-effective fuel source for both domestic and industrial use, which significantly contributes to the state's economic development. As compared to the traditional cooking gas, pipeline gas emits significantly less pollutants, improving the air quality and addressing the environmental concerns. Besides, it is more convenient for households, which ultimately improves the living standards both in rural and urban areas, sir. Besides, it's more convenient for households, which ultimately improves the living standard both in rural and urban areas. It is noteworthy to mention that the physical pipeline connection has mostly been completed but not functional till date, sir. Despite repeated assurance and the strategic importance of the project under the Government of India's City Gas Distribution Initiative by GAIL, the project has faced multiple delays, hampering the timely supply of clean and affordable energy to households, industries and commercial establishments in this region, sir. These cities are not only important urban centers but also have significant cultural, religious and economic relevance. The delay is adversely affecting local industries, small businesses and thousands of households, forcing them to continue on the traditional, costly and polluting alternative fuels, sir. I urge the Ministry of Petroleum and Natural Gas to take immediate steps on this matter and direct GAIL to expedite the commissioning of the gas pipeline project without further delay to fulfill the aspiration of the people of Odisha for cleaner and affordable energy. Jai Jagannath, Bande Utkal Janani. धन्यवाद सुभाष जी. नेक्स्ट श्री नरेश बंसल, बीजेपी. धन्यवाद चेयरमैन साहब. Demand for providing due financial aid and status to Ayush medical treatment facilities at par with allopathic system in India. मैं सरकार का ध्यान भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. हमारे देश की आयुष चिकित्सा से जुड़ी स्वदेशी स्वास्थ्य पद्धतियां आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा केवल इलाज नहीं बल्कि रोगों की रोकथाम पर भी प्रभावशाली है. ये पद्धतियां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के हृदय के भी अत्यंत निकट हैं. इसके बावजूद भी इन्हें आज भी विदेशी चिकित्सा प्रणाली के समान दर्जा और संसाधन नहीं मिलते. उदाहरण के लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 1 लाख करोड़ है, जबकि आयुष मंत्रालय का बजट मात्र 4000 करोड़ के आसपास है. यह भारी अंतर आयुर्वेद और अन्य पद्धतियों के विकास में बाधा है. मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं. नंबर 1, आयुष्मान भारत योजना में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को भी शामिल किया जाए. नंबर 2, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग एंड मैजिक एक्ट 1954 को निरस्त कर यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड लागू किया जाए. नंबर 3, आयुर्वेदिक उद्योग, स्टार्टअप्स और रिसर्च को विशेष सरकारी प्रोत्साहन मिले.
नंबर 4, आयुष पद्धतियों का बजट वर्तमान आवश्यकता के अनुसार कम से कम 5 गुना बढ़ाया जाए। नंबर 5, सभी मेडिकल कोर्स का पहला वर्ष समान हो, जिससे सभी पद्धतियों का मूल ज्ञान छात्रों को मिले। नंबर 6, कक्षा 10 तक आयुर्वेद व योग को अनिवार्य विषय बनाया जाए। यह समय है कि हम अपनी महान भारत से जुड़ी आयुष स्वदेशी चिकित्सा विरासत को वही स्थान दें जिसकी वह वास्तविक रूप से हकदार है। अतः मेरी मांग है कि सरकार इस ओर प्राथमिकता से कार्रवाई करे। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री कार्तिकेय शर्मा। Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. As we observe the World Disability Day today, firstly, on behalf of the entire House, I would like to congratulate the blind women's cricket team on winning the World Cup. It is a historic achievement for the entire country. I draw the attention of the government towards the difficulties faced by the visually impaired and blind sportspersons across our country. India has one of the world's largest visually impaired populations. As estimated, 4.95 million blind persons. A vast majority of these potential athletes continue to train in inadequate, unsafe and non-adapted environments. Essential features that enable safe participation, tactile pathways, audible cues, tactile markings on courts and tracks, non-slippery surfaces, adapted equipment and disability-friendly circulation areas remain absent in most schools, colleges and sports centres. The shortages of trained coaches, guides and support staff further restricts the competitive progression of blind athletes. In the recent years, India has taken important steps to strengthen equity in sport, including the landmark decision to introduce pay parity between men's and women's cricket teams, ensuring equal dignity and recognition of women athletes. On similar lines, there is an urgent need to extend greater recognition and institutional support to the blind cricket teams and visually impaired athletes, whose achievements often remain outside mainstream visibility despite exceptional performances. The government has shown strong resolve in developing para-athletics infrastructure through initiatives like the Khelo India Para Games, and in this spirit, I urge the government to expand blind-friendly sports facilities, set up dedicated training hubs, and ensure trained coaches and clear accessibility standards across venues. This is essential to unlock the immense sporting potential of India's visually impaired citizens. Thank you. धन्यवाद कार्तिकेय जी। नेक्स्ट माननीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी। धन्यवाद सर। यह विषय ग्रामीण भारत की परिवहन सुरक्षा से संबंधित है। देश में कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे में सुधार हुआ है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़क नेटवर्क, ग्रामीण परिवहन और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में प्रगति हुई है। फिर भी गांव और पहाड़ी क्षेत्रों में टैक्सी, वैन, जीप जैसे साझा वाहनों का असुरक्षित उपयोग चिंता का विषय है। ओवरलोडिंग, अनफिट वाहन, बिना प्रशिक्षण चालक, वाहन फिटनेस की कमी और रात्रिकालीन प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इन वाहनों पर स्कूल जाने वाले बच्चे, महिलाएं, किसान, मजदूर और बुजुर्ग निर्भर हैं और कई दुर्घटनाओं में मासूमों की जान चली गई है। इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जाए, जिसमें असुरक्षित और नियम विरुद्ध वाहनों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए। मेरा सुझाव है कि केंद्र सरकार ग्रामीण साझा परिवहन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी सुरक्षा मानक लागू करे। इनमें वाहन फिटनेस, सीट बेल्ट, स्पीड गवर्नर, जीपीएस, फर्स्ट एड किट और चालक लाइसेंस सत्यापन को अनिवार्य किया जाए। साथ ही एक केंद्रीकृत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए जो दुर्घटनाग्रस्त, ओवरलोडेड या नियम विरुद्ध वाहनों को त्वरित पहचान और कार्रवाई सुनिश्चित करे। इससे ग्रामीण नागरिक, विशेषकर बच्चे, सुरक्षित परिवहन का लाभ उठा सकेंगे और जीवन जोखिम में नहीं रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर कल्पना सोनी जी, सैनी जी। नेक्स्ट माननीय श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी।
माननीय उपसभापति महोदय, आपका आभार। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को भारत सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि बिहार में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाए। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। यह दोनों संस्थान प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के क्षेत्र में मील का पत्थर है। इनके माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग, विशेषकर मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और सुपौल जैसे जिलों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां प्राकृतिक चिकित्सा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। वहां की मिट्टी, जलवायु तथा वनस्पतियां योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग के लिए आदर्श है। ऐसे में योग, नेचुरोपैथी और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सस्ती, सुलभ और प्रभावशाली विकल्प के रूप में उभर सकती है। यदि दरभंगा, जो कि मिथिला सांस्कृतिक क्षेत्र का केंद्र है, को इस संस्थान के लिए चुना जाए तो यह पूर्वोत्तर भारत तक प्राकृतिक चिकित्सा के प्रसार का केंद्र बन सकता है। वहां पहले से ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अच्छी रेल हवाई संपर्क की सुविधा है, जो इस संस्थान की सफलता के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराता है। अतः मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि दरभंगा, मधुबनी या गया जी जैसे किसी उपयुक्त स्थान पर एक पूर्ण विकसित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार कर जल्द से जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मशिला जी। माननीय श्री खीरू महतो जी। नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी। माननीय उपसभापति महोदय, गत वर्ष केंद्र सरकार के मध्यस्थता में राजस्थान और हरियाणा के मध्य काफी समय से लंबित यमुना जल बंटवारे का विवाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा सुलझा दिया गया है। अब इस समझौते के बाद राजस्थान के शेखावाटी भूभाग को भी पानी मिल सकेगा। राजस्थान के इस भूभाग यानी शेखावाटी भूभाग में न केवल संपूर्ण भारतवर्ष अपितु विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ के उद्योगपतियों ने विश्व मंच पर भारत देश का मान बढ़ाया है। देश की सेनाओं में भी यहाँ के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा दे रहे हैं। शेखावाटी के ग्रामीण अंचल में लगभग हर घर से एक जवान देश की सेना का हिस्सा है। यहाँ के किसान भी अपनी मेहनत देश को कृषि के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, परंतु क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी की कमी आज भी शेखावाटी क्षेत्र निवासियों को आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि फसल को यदि समय पर पानी नहीं मिल सकेगा तो फसल नष्ट हो जाने का डर इस क्षेत्र के किसानों को लगा रहता है। इस क्षेत्र में अधिकांश ब्लॉक सूखे के कगार पर पहुंच चुके हैं, जहां न केवल सिंचाई अपितु पीने के पानी की भी गंभीर समस्या है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो यमुना जल समझौता हुआ है उसका क्रियान्वयन, उसे गति मिले ताकि इस क्षेत्र के निवासियों को पानी की इस गंभीर समस्या से निजात मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय तिवारी जी। नेक्स्ट माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी। Thank you, Vice Chairman, sir. This is the most important subject. The subject is concern over issue of piracy over websites, messaging platforms, and social media under Copyright Act. Pirated videos in India pose a fast-growing threat to the cultural economy.
creative industries, and intellectual property. The illegal circulation of films, OTT, over-the-top contents, sports broadcasts, and educational material across websites. Messaging platforms and social media has caused major financial losses to producers, digital platforms, and the entertainment sector. The Indian film and digital content industry is estimated to lose thousands of crores annually due to piracy, affecting employment, investment confidence, and government revenue. Piracy violates copyright law and exploits the intellectual labor of millions of creative workers, including artists, writers, technicians, and producers who contribute to India's cultural output. Enforcement challenges persist despite legal provisions because piracy thrives on online anonymity. Cross-border hosting and replication through mirror sites, even after court-issue blocking orders, cloned sites and re-uploads emerge almost immediately, making regulation difficult. Public perception also remains an obstacle, as many consumers view pirated material as harmless or as a substitute for paid access. This mindset must be countered through the targeted awareness campaigns and stronger penalties. India must adopt technological protections such as digital watermarking, AI-assisted tracking, and faster takedown processes in cooperation with Internet Service Providers, that is ISPs. In a notable enforcement case in Hyderabad, police arrested a man who reportedly earned around rupees 20 crores through large-scale piracy involving more than 21,000 films, with 3.5 crores in assets frozen during investigation. The government must strengthen legislation, enhance enforcement capacity, boost technological countermeasures, and promote public awareness to protect creators' rights and safeguard India's digital creative economy. Thank you. धन्यवाद माननीय लक्ष्मण जी। नेक्स्ट माननीय डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। Honorable Vice Chairman, sir, my special mention is on need for inclusion of tribal languages in the 8th schedule of the Constitution. There is a long pending demand of millions of tribal brothers and sisters of Odisha and across India for the inclusion of 5 important languages, namely Ho, Mundari, Bhumij, Kui and Sora languages in the 8th schedule of the Constitution of India. The then Odisha government had written several times in this regard to the Union government. Together, these languages are spoken by crores of our tribal brothers and sisters across Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Bihar, Andhra Pradesh, and parts of Telangana, making this not merely a regional aspiration, but truly national concern touching crores of tribal brothers and sisters in various states as mentioned. We have been consistently urging the Union government to take steps for the constitutional recognition of these languages. Resolutions and repeated memoranda submitted to the Government of India stand testimony to our unwavering commitment on this issue. However, the demand remains unfulfilled. I urge the Union government to take cognizance of this and include the languages in the 8th schedule of Indian Constitution. I thank you, sir. बहुत धन्यवाद माननीय सस्मित पात्रा जी। नेक्स्ट माननीय डॉक्टर फौजिया खान जी। Sir, India faces the issue of implementation failure regarding elderly dignity and end-of-life autonomy. During the Supreme Court's 2018 landmark judgment in Common Cause versus Union of India, recognizing the right to die with dignity as a fundamental right under Article 21, this protection remains inaccessible to elderly populations. The senior citizen population in India is projected to surge to 230 million by 2036, comprising 15% of the total population.
As documented by India's aging society, the landscape today by give grants, only 29% of elderly receive pension benefits. According to the longitudinal aging study in India, health insurance coverage is around 20% among elderly aged 60 to 69. In these circumstances, living wills offer elderly minimal protection, ensuring terminal medical decisions respect individual preferences instead of family pressure or institutional compliance. Sir, a living will or advanced medical directive is a legal document in which a person specifies their health actions if they are no longer able to decide for themselves due to illness or incapacity. However, living wills in India face complex legal procedures, absence of designated custodians for documents, and vague definitions of next of kin, causing confusion during end-of-life decisions. Doctors hesitate to follow patient wishes due to legal ambiguity and fear of professional risk. Sir, I urge the government to address these gaps by issuing clear guidelines for living will implementation, designating custodians, clarifying legal definitions, enforcing robust state-level mechanisms, and launching awareness campaigns to educate citizens, foster acceptance, and build institutional capacity. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय डॉक्टर फौजिया खान जी। नेक्स्ट माननीय स्वाति मालीवाल जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर जैसलमेर के तपते रेगिस्तान तक जब पूरा देश चैन की नींद सोता है, तब हमारे जवान सीमा पर जागते हैं। कंधों पर बंदूक, सीने में साहस और होठों पर भारत माता की जय का नारा लिए ये जवान सिर्फ सरहदों की नहीं, हमारी सांसों की रक्षा करते हैं। हमारे जवान अपने परिवार से दूर रहकर हमारे परिवारों की हिफाजत करते हैं। 7 मई को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जवानों ने दुश्मन के घर में घुसकर उनके ठिकाने नेस्ता नाबूद कर दिए। हमारी सेना ने एक स्पष्ट संदेश दिया है, अगर कोई भारत की ओर आंख उठाएगा तो हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। हम जानते हैं कि सैनिकों का बलिदान अमूल्य होता है। मेरी सरकार से मांग है कि सैनिकों की मेहनत की कमाई बिना किसी कटौती के उनके घर तक पहुंचे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य रक्षा कर्मियों की आय को पूर्णतः टैक्स फ्री किया जाए। बजट 2025 में वित्त मंत्री द्वारा 12 लाख तक की आय पर छूट देना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इनसे अनेक सैनिकों को लाभ मिलेगा, लेकिन हजारों अधिकारी और अनुभवी जवान अब भी इस छूट से वंचित हैं। सभी सैनिकों की सैलरी को टैक्स फ्री करना कोई रियायत नहीं है। यह उनके असीम बलिदानों के प्रति हमारा एक छोटा सा सम्मान है। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद स्वाति जी। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 4th December 2025.